हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 2 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे काम के जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। सबसे पहला आर्टिकल लिखा हुआ है कि नोबल कैटलिस्ट यहाँ पर फाउंड किया गया है, जो कि हमें ऑफर करता है कि हाइड्रोजन जो है वो अब और अच्छी तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करने का मतलब है कि उसमें लागत भी कम आएगी और आउटपुट भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर होगा। हाइड्रोजन को आप मानते हैं कि ये फ्यूचर का फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, और आगे आने वाले समय में लंबे समय तक जो है वो इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो इसको बनाने की जो विधियां हैं अब तक की वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, और हमें बहुत सारे, अभी मैं इसको पूरा समझाता हूँ कि किस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर होगा। अब ये सब रिसर्चर्स लिखे हुए हैं, आईआईटी मंडी के कुछ रिसर्चर्स ने एक नोबल कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट यहाँ पर तैयार किया है। तो पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट जो है वो कार्बन बेस्ड है और ये सेम फंक्शन करेगा ऐसे कैटलिस्ट के जो कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में पहले भी इस्तेमाल यहाँ पर होते हैं। हाइड्रोजन को बनाया कैसे जाता है, तो उसके लिए प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2O वाटर की अणु को तोड़ते हैं H2 में और O2 में। ओके, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ पर बनती है इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए हमें, मतलब ये प्रोसेस है, ये सिंपली प्रोसेस हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारी एनर्जी भी यहाँ पर यूज़ होती है। जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास वो ये हैं कि इसमें हम एक कैटलिस्ट क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं इनको उत्प्रेरक। ओके, तो कैटलिस्ट बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं। मतलब उसकी जो कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर आप देखो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होने की जो गति है उसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, जितनी तेज़ गति बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आउटपुट हम जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो कैटलिस्ट का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में इस तरीके से किया जाता है। अभी तक हम कौन से कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे, एक तो है आपका यहाँ पर इरिडियम, एक है आपका रुथेनियम। ये बहुत ही एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हैं, इनको यूज़ करके हम हाइड्रोजन की कॉस्ट को बढ़ा रहे थे अब तक। लेकिन अभी क्या है कि ग्रुप्स जो हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने ये नया कैटलिस्ट यहाँ पर तैयार किया है। इस कैटलिस्ट का नाम है लेज़र कार्बन। ओके, तो आपसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लेज़र कार्बन क्या है या फिर किस तरीके से काम करता है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये पॉइंट अच्छा है कि भाई लेज़र कार्बन जो है वो किस तरीके से ये आपकी साबित हो सकती है। जब आप लिख रहे हो कि क्या चुनौतियाँ हैं, क्या सुझाव हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप लिख सकते हो। अब ये लेज़र कार्बन है, ये बना कैसे है, कहाँ से आया, उस सब में हमें नहीं जाना। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि देयर इज़ समथिंग कोल्ड लेज़र कार्बन, और उसका यूज़ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ करके हाइड्रोजन को निकालना है जिससे कि उसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ऑलराइट, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा लेज़र कार्बन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये चीपर है, मतलब सस्ती है प्रोड्यूस करने में, सिंथेसाइज करने में भी सिंपल है। ओके, और कैन बी बैच मैन्युफैक्चर्ड विद अ लेज़र इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस, और इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है। तो जैसे और कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट बनते हैं उसी तरीके से ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से कैटलिस्ट तैयार किया जा सकता है। तो बस 2-4 पॉइंट जो यहाँ से निकलते हैं वो आपको याद रखने हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी, उसमें एक कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी तक, तो एक नया कैटलिस्ट बनाया गया लेज़र कार्बन। लेज़र कार्बन जो है देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप है, सिंपल है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है। ओके, तो इसको बनाने की ये सब पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। लिखा हुआ है आगे, अगला आर्टिकल है इंडिजीनियस कल्चर्स एडोप्टेड हॉर्स ऑफ स्पेनिश ओरिजिन। ये सब स्टोरीज जो हैं वो छोड़ने की कोशिश करेंगे आगे से। ओके, लिखा हुआ है कि थेरोपोड डायनासोर टीथ वर हिडन बिहाइंड थिन लिप्स। हमें क्या करना है जान करके, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, कुछ काम की चीज़ें निकलेंगी तभी जो है वो पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि इंटर गैलेक्टिक स्ट्रीम ऑफ कॉस्मिक कार्बन फीडिंग मैसिव गैलेक्सीज। तो ऐसी मैसिव गैलेक्सीज की डिस्कवरी यहाँ पर हो रही है जो कि कार्बन को फीड कर रही हैं। ओके, तो हमारे जो स्पेस है या कॉस्मोलॉजिकल जो स्पेस है वहाँ पर जो भी कार्बन है उसको फीड करके गैलेक्सीज जो हैं वो एक्सपेंड यहाँ पर हो रही हैं। तो इससे क्या है कि जो कॉस्मिक मटेरियल है उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, उनसे गैलेक्सीज का ओरिजिन किस तरीके से हो रहा है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो है वो पता लगेगी। और ये जो चीज़ मैंने बताई कि इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा, ये हमें स्पेस में कुछ भी काम हो रहा हो उस सभी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिखने का, इन चीज़ों को थोड़ा सा
याद किया जाता है कि भाई अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसमें भी यही सब काम है, स्टार फॉर्मेशन, अर्ली गैलेक्सीज, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम रहती हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पर होती नहीं है। ओके, तो फिलहाल रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से ये ढूंढा गया है कि भाई कुछ ऐसी जो गैलेक्सीज भी हैं जो कि कार्बन को फीड कर रही हैं और उसमें स्टार्स का फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, और यंग यूनिवर्स में हमें ये फिनोमिना देखने के लिए जो है वो मिल रहा है। खैर आगे बढ़ें तो IACS ने एक नोबल कंपाउंड यहाँ पर तैयार किया है जिसकी मदद से हम कालाजार के इन्फेक्शंस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उस इन्फेक्शंस जो कि अभी हाल ही में ड्रग रेजिस्टेंस भी हो गया उसको ट्रीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब जो आप देखोगे AMR होता है या ABR होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उससे लड़ने के लिए हमें नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, और उस नए तरीके में ही कालाजार से लड़ने के लिए एक नोबल कंपाउंड यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, माइस पर। और इन्होंने क्या किया है कि हैज़ शोन अ नोबल क्विनोलिन डेरिवेटिव टू बी इफेक्टिव इन शार्पली रिड्यूसिंग द लोड ऑफ लिशमानिया डोनोवानी, ये बेसिकली कालाजार का ही साइंटिफिक नेम आप समझ लो। ओके, इन बोथ द स्प्लीन एंड लीवर ऑफ ग्रोन लैब ग्रोन माइस। ओके, तो इन्होंने जो क्विनोलिन होता है इसका यूज़ किया जाता था कालाजार को ख़त्म करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कालाजार जो आपकी डिजीज़ है बेसिकली उस पर असर करना बंद कर दिया, तो अब नए डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसी का ही एक डेरिवेटिव जो है वो ये सब तैयार यहाँ पर किया गया है। ये सब वर्क IACS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इन्होंने जो है वो इस काम को यहाँ पर किया है, और इन्होंने एक पोटेंशियल क्विनोलिन डेरिवेटिव यहाँ पर तैयार किया है जो कि लीशमैनियासिस, जिसको कालाजार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं, उसको ट्रीट करने में मददगार साबित यहाँ पर होगा। ऑलराइट, तो इतनी सी तो ये कहानी है कि भाई कालाजार है, और कालाजार में क्या चुनौतियाँ आ रही थी, ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका था, मतलब उसमें जो अवेलेबल दवाइयाँ थीं वो असर नहीं कर रही थी। तो हमें क्या है कि नई दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी इन सिंपल लैंग्वेज, और उसी दवाई को बनाने के लिए क्विनोलाइन डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। ओके, कालाजार की बात करें तो ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, सैंड फ्लाई से फैलता है, और एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भी है जो कि प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण यहाँ पर फैलता है। ओके, अब कौन सा प्रोटोजो है तो आप देख सकते हो लिशमैनिया है, जीनस उसका लिशमैनिया है, लेकिन इतना जो है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा जो करंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, अब उन टेक्नोलॉजी से या उन ट्रीटमेंट से कालाजार के जो पेशेंट्स हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए हमें नए डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ी, या नई जो मेडिसिन आप कह सकते हो उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ी, जिसके लिए ये स्टडी जो है वो हुई है। कालाजार की बात करें तो इंडिया में इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली 4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें इसका जो लोड है, या फिर कह सकते हो कि ये एंडेमिक है 4 इंडियन स्टेट में। बिहार में इसके केसेस बढ़े हुए हैं, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, इन 4 स्टेट्स में इसके केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए यहाँ पर हैं। द नोबल इनहिबिटर वाज आइडेंटिफाइड बाय स्क्रीनिंग दैम अगेंस्ट रिकॉम्बिएट लिशमेनिया, और ये सब एंजाइम वगैरह की बात हो रही है, हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं है, DNA RNA की संरचना में हमें घुसना ही नहीं है। जो अब ये क्विनोलिन का डेरिवेटिव तैयार किया गया है नया, ओके, ये जो नया डेरिवेटिव यहाँ पर तैयार किया गया है ये कह सकते हैं कि जो पैरासाइट है, ओके, लिशमैनिया जीनस का, ओके, जो कि कालाजार को कोज करेगा, उस पैरासाइट के द्वारा एक उसके DNA आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें तो उस पैरासाइट के DNA आर्किटेक्चर में एक तरीके का कह सकते हैं कि एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टोपो आइसोमेरेज 1। ओके, ये एंजाइम उस पैरासाइट के अंदर में पाया जाता है, सैंड फ्लाई में स्पेशली। ओके, तो ये जो एंजाइम है ये आपके शरीर में ट्रांसफ़र होता है और आपको हो जाता है काला आजार यानी ब्लैक फीवर। इतनी सी स्टोरी है ये। अब ये आपको हो गया तो इसको रोकने के लिए हमने ये क्विनोलाइन डेरिवेटिव तैयार किया जो कि एक पोटेंट इनहिबिटर है। ये सीधे जो है वो इस एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड टोपो आइसोमेरेज 1 इस पर अटैक करेगा और सीधे जो है वो एंजाइम आपके शरीर पर कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से डिसफंक्शन हो जाएगा पैरासाइट। ओके, और ये जो है इसको हम कह देते हैं, जब आप डेरिवेटिव का यूज़ कर लोगे या फिर क्विनोलिन डेरिवेटिव का यूज़ कर लोगे तो दिस इज़ कॉल्ड द पॉइजनिंग ऑफ LD टॉप 1। ओके, मतलब
टोपोआइसोमेरेज 1 की पॉइजनिंग, क्योंकि आपने भी तो उसके अगेंस्ट में जो कह सकते हैं कि डेरिवेटिव तैयार किया हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं। और सैंड फ्लाई के गट में जो है वो कह सकते हैं कि मतलब वो खुद ही मर जाता है इस चीज़ से। तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं काफ़ी अंदर यहाँ पर बेसिकली पहले से ही आ गया। ओके, बट ठीक है, इतना जो है वो पढ़ते हैं। WHO ने यह भी एस्टिमेट किया है कि लगभग काला आजार के 1 लाख से अधिक केसेस पड़े हैं और 95% जो केसेस हैं वो इंडिया से रिपोर्टेड हैं या अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज से भी रिपोर्टेड हैं। ओके, तो ये भी चीज़ें, ये मैंने आपको बताया कि 4 स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर काला आजार का जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो करंट जो ट्रीटमेंट रिजीम है वो अभी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके हैं या फिर टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो दिखा रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर। इसलिए हमें जो है वो नए टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ी, नई मेडिसिन और डेरिवेटिव्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी। दैट इज़ द स्टोरी। ओके, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक इन 2 अफ्रीकन कंट्रीज़। तो अफ्रीका की 2 कंट्रीज़ में मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के केसेस यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। इस साल 2023 के शुरू में इक्वेटोरियल गुयाना और तंजानिया, उनके अंदर में मार्बर्ग जो वायरस डिजीज़ है उसके केसेस यहाँ पर बढ़े थे। तो फर्स्ट एवर डिजीज़ इन कंट्रीज़ के अंदर में देखने के लिए मिला था। तो कंट्रीज़ ने आउटब्रेक्स के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी शुरू की, मूविंग्स को या मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। WHO ने भी इसके अंदर में काफ़ी मदद की और कहा कि डिजीज़ जो है वो वेरी हाई रिस्क ऑफ स्प्रेड जो है वो यहाँ पर रखती है बोथ द कंट्रीज़ के लिए। तो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के केसेस इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें अभी इस वायरस की तो ये 1967 में पहली बार ओरिजिनेट यहाँ पर हुआ था। इसके केसेस जर्मनी और सर्बिया में देखने के लिए मिले थे और ह्यूमंस के अंदर में ये फीवर को कोज कर देते थे। इसके अलावा ब्लड लॉस के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते थे इस वायरस के हो जाने से। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस कुछ ऐसा ही है जैसा कि इबोला है। ओके, इबोला वायरस की तरह ही है लगभग और रिस्क भी जो है वो उसी तरीके का यहाँ पर है। तो जो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ है वो इबोला की तरह ही है, लगभग स्ट्रक्चर वगैरह में सेम है और जो फैटेलिटी है वो भी लगभग इतनी ही है। और ये जो फैलता है वो ह्यूमन थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल फैलता है। जो फ्रूट बैट होती हैं उनसे अगर ह्यूमन टच हुआ तो ख़त्म। ओके, मतलब वायरस का कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फर्दर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस भी देखने के लिए मिले हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए, या बॉडीली फ्लूइड ट्रांसफ़र यहाँ पर हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। तो इनिशियल डिटेक्शन यहाँ पर हुए 1967 से, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिजीज़ जो है वो उभर करके आई। उसके बाद इसके जो केसेस हैं वो लगातार आपके बढ़ने शुरू हुए। तो कुछ कंट्रीज़ एंडेमिक बन गई, कुछ नॉन एंडेमिक भी यहाँ पर हो गई। 1975 से लेकर के 2023 तक अब बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ पर फैटेलिटी बहुत देखने के लिए मिली। लगभग 90% लोग जिनको ये वायरस हो जा रहा था उनकी डेथ भी श्योर हो रही थी। ओके, तो इस तरीके के केसेस गुयाना और घाना में 2021-22 में रेस्पेक्टिवली देखने के लिए मिले और अभी भी जो मार्बर्ग वायरस के केसेस हैं इक्वेटोरियल गुयाना और तंजानिया में लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके अब ये यहाँ पर दिखाया है कि इक्वेटोरियल गुयाना में कैसे केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़े। भाई इतना डिटेल में थोड़ा सा हमें भी नहीं जाना और इसके बारे में हमने 4-5 महीने पहले भी डिस्कस जो है वो किया है जब ये केसेस शुरू में निकल करके आए थे जनवरी और दिसंबर में। ओके, तो काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अब इसकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी और इसके लिए जल्दी से जल्दी रिसर्चर्स जो हैं वो वैक्सीन यहाँ पर तैयार करने की कोशिश करेंगे। फ्रूट बैट्स स्पेशली इसके जो वाहक हैं, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंसर्न है, हाँ जी बिल्कुल कंसर्न की बात है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन हमारे पास नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल्स है, ना ही कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। सपोर्टिव केयर थोड़ा सा है, सिम्टम्स कभी कभी दिखाई भी देते हैं। ओके, तो हम क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर हैं, प्रिवेंटिव मीजर्स भी लेने मुश्किल यहाँ पर हो जा रहे हैं। WHO ने यह भी कहा है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन्स हैं उनको ही थोड़ा सा ट्रायल करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी ट्रायल स्टेज में सब काम चल रहा है, कोई हमारे पास ख़ास चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान में जो है वो रखेंगे। इक्वेटोरियल गुयाना के अंदर में काफ़ी केसेस हो गए हैं, साथ ही साथ तंजानिया में भी केसेस की संख्या बढ़ रही है। सर्वोत्तम उपाय क्या है, वो है सर्विलियंस को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे एफर्ट्स किए जाएं डिजीज़ को लेकर के कि भाई उसको कंटेन किया जा सके। और भी कंट्रीज़ हैं लाइक ब्रूंडी वगैरह हैं, उनमें भी जो आउटब्रेक के केसेस हैं उनको थोड़ा सा सर्विलियंस जो है उस पर बढ़ाया जाए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डिटेक्शन होना चाहिए
और सर्कुलेशन को रोकें, इवैल्यूएशन करें, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, लोगों को अवेयर करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो करके फ़िलहाल काम चलाना पड़ेगा जब तक कोई वैक्सीन, एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नहीं मिल जाती। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का आपको पता है कि सीधा सीधा सा अर्थ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से लेते हैं हम। और ग्लोबल वार्मिंग की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई ग्लेशियर्स तो पिघलेंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स पिघलने का मतलब ये है कि जो आपके कोल्ड रीजन्स हैं, स्पेशली अंटार्कटिका की बात यहाँ पर आर्टिकल के अंदर हो रही है। तो अंटार्कटिका फ्रोज़न एरिया है, वो फ्रोज़न एरिया पिघलना शुरू होगा। ओके, पिघलने के साथ साथ उसके अंदर की जो बर्फ़ है वो कम होगी, बर्फ़ कम होगी लेकिन पानी तो बढ़ेगा। तो पानी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि सी सरफेस लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा, और इसी वजह से जो अंटार्कटिक में सर्कुलेशन यहाँ पर होते हैं वो चेंज यहाँ पर होंगे। अंटार्कटिक सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। ओके ओके, तो ऐसे ही जैसे ग्लोबल सर्कुलेशन होते हैं, लाइक पेरू के कोस्ट पर हो गया, पैसिफिक में हो गया, इसी तरीके की जो सर्कुलेशन है वो अंटार्कटिक के अंदर में भी यहाँ पर होते हैं। अंटार्कटिक सर्कुलेशन क्लाइमेट चेंज के कारण अगले 30 सालों में 40% स्लो यहाँ पर हो जाएगा। सर्कुलेशन का स्लो होना बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, इसकी वजह से ओशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेंगे और क्लाइमेट पर भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट क्लाइमेट पर तो होंगे, साथ ही साथ मरीन इकोसिस्टम पर भी इसके इम्पैक्ट जो हैं वो यहाँ पर पड़ने वाले हैं। तो अंटार्कटिक के अंदर क्या है कि कोल्ड वाटर श्रिंक होता है और हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर निकल कर के आता है। इस तरीके से सर्कुलेशन जो है वो अंटार्कटिक सर्कुलेशन के रूप में जो है वो जाना जाता है। ओके, तो कोल्ड वाटर जो कि अंटार्कटिक के अंदर में सिंक होता है, ओके, ओवर टर्निंग सर्कुलेशन के कारण स्पेशली अगर हम बात करें तो एक तरीके से जो करंट है, ओशन करंट्स, उनका नेटवर्क, एटमॉस्फेरिक विंड्स, उन सब का जो भी असर यहाँ पर है वो सब धीमा होना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर के ओशंस पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ओवर टर्निंग के कारण हीट का एक्सचेंज होता है, कार्बन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन जो कि एक मेजर सोर्स है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली कोस्ट पर रहने वाले लोगों के लिए भी, और मेराइन जो मैमल्स हैं उनके लिए भी। ओके, उन पर भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट पर असर पड़ेगा, सी लेवल पर असर पड़ेगा और मेरीन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि अंटार्कटिक सर्कुलेशन में अगले 30 सालों में 40% की स्लोनेस देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक चिंता का विषय यहाँ पर है। आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे वार्मिंग यहाँ पर होगी, लगभग 3000 से लेकर के 6000 मीटर की डीप का जो भी वाटर है वो कुड कोज द अंटार्कटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अंटार्कटिक सर्कुलेशन जिस तरीके का होना चाहिए वो सर्कुलेशन टर्न हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा और चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। 2050 तक 40% का डिक्लाइन जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो इस तरीके की थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और ये दिखाया हुआ है कि 40% तक की गिरावट यहाँ पर जो है वो होगी अगर ये अंटार्कटिक की जो सर्कुलेशन वाला एरिया है ये वार्म होगा। देखो रेड कलर का जो है वो टेम्परेचर को बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो दैट्स ऑल। ओके, और आपको इतना ज़रूर से आर्टिकल में काम का था, इतना हमने जो है वो कवर किया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।